नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के लिए आज बड़े दिनों के बाद आप लोगों के लिए मैं समय निकाल पाया हूं। मुझे बड़ी चिंता है कि बहुत ही कम समय में आप लोगों की परीक्षा आप लोगों के सर पर है। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी जल्दी में आप लोगों के लिए कुछ नया वीडियो कुछ नया लेकर आऊं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में पाठ 1 से लेकर लास्ट पाठ 11 तक के सारे संक्षिप्त और एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर 399 क्वेश्चन है। इसे मैं आप तक 4 भागों में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आप चारों भाग देखेंगे। 399 क्वेश्चन के अंदर से आपको 20 नंबर का एकदम पक्का जवाब मिलेगा। बहुत ही छोटी बात है कि सिर्फ 399 क्वेश्चन देखने से सुनने से अगर आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में स्कूल की एग्ज़ाम में 20 नंबर मिलते हैं तो आपने विद्यार्थी मित्रों कुछ भी मेहनत नहीं किया। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अपने सगे संबंधी, दोस्त, हित मित्र जो कुछ भी हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। पूरे पाठ का निचोड़ मैं लेकर इसके अंदर आया हूं और इसी के साथ दोस्तों अब हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप ध्यानपूर्वक उसे सुने, देखें। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, विश्लेषणों के लिए विशेष रूप से कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? जिसका आंसर है 2 प्रकार के चित्र। नंबर 1 आकृति और नंबर 2 आलेख। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात क्या? तो दोस्तों आपका आंसर है आकृति। क्वेश्चन नंबर 3, आलेख बनाने एवं समझाने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है? मुझे आशा है कि आपको इसका जवाब आता होगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर डालेंगे। जितना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डालेंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों तक और वीडियो और प्रश्न उत्तर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसका आंसर है सांख्यिकी ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य रूप से आलेख किस पर बनाया जाता है? इसका आंसर है ग्राफ पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली आकृति के कितने प्रकार हैं? इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में एक्स अक्ष पर कौन सा चल दर्शाया जाता है? जिसका आंसर है स्वतंत्र चल, जिस पर समय स्थान क्षेत्र दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में वाई अक्ष पर कौन सा चल दर्शाया जाता है? जिसका आंसर है परतंत्र चल, जिस पर जन्म दर, मृत्यु दर, गरीबी, अमीरी, बेकारी, कोई भी चीज़ वस्तु का उत्पादन किलोग्राम, लाख, टन, क्विंटल में अथवा प्रतिशत में आंकड़े दिए हुए होते हैं। इस तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, रेखा आकृति किसे कहते हैं? जिसका आंसर है 2 चलों के बीच के संबंध को दर्शाने वाली रेखा को रेखा आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्तंभ आकृति सामान्य रूप से कितने प्रकार की देखने को मिलती है? आपका आंसर है दोस्तों 3 प्रकार की। स्तंभ आकृति जो है वह 3 प्रकार की देखने को मिलती है। नंबर 1 सरल स्तंभ आकृति, नंबर 2 पास पास की स्तंभ आकृति और नंबर 3 विभाजित स्तंभ आकृति। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्तांश आकृति अर्थात क्या? दोस्तों आपका आंसर है वृत्तांश अर्थात वृत्त का अंश। क्वेश्चन नंबर 11, स्तंभ अर्थात क्या?
आपका आंसर है दोस्तों, जब किसी जानकारी को स्तंभ स्वरूप में आलेख में दर्शाया जाए तो उसे स्तंभ आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा सीडी अर्थात क्या? आपका आंसर है, विभिन्न प्रकार की संख्याएं समग्र अर्थशास्त्र की जानकारी प्राप्त करके सांख्यिकीय अहवाल तैयार करके सीडी में संग्रहित करती हैं और इसे डेटा सीडी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसके बिना आलेख बनाना असंभव है? तो आपका आंसर है, निश्चित स्केल माप के बिना आलेख बनाना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 14, आकृति तथा आलेख किसे सरल बना देते हैं? दोस्तों आपका आंसर है, आकृति तथा आलेख अर्थशास्त्र के कठिन सिद्धांतों को सरल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक ही प्रकार की जानकारी के लिए कौन सी आकृति का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर है, सादी सरल स्तंभ आकृति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पास पास की स्तंभ आकृति किसे कहते हैं? आपका आंसर है, जब किसी एक आधार पर किसी एक चल के एक की अपेक्षा अधिक वर्गों के मूल्यों को दर्शाया जाए तो उसे पास पास की स्तंभ आकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अलग अलग वर्गों के स्पष्टीकरण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अलग अलग रंग या शेड का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? आपका आंसर है 360 अंश। क्वेश्चन नंबर 19, सामायिक श्रेणी का आलेख किसे कहते हैं? आपका आंसर है, समय के आधार पर जब विभिन्न जानकारियों को आलेख में दर्शाया जाए तो उसे सामायिक श्रेणी के आलेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बताइए। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, ध्यान से आप सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और आपके सभी दोस्त बोर्ड की एग्ज़ाम में 399 क्वेश्चन देखने पर 20 के 20 नंबर ला सके। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखने जा रहे हैं। दोस्तों, एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए, फिल्म की टिकट बुक कराने के लिए, गीत सुनने के लिए, ड्राइविंग करते समय रास्ता ढूंढने के लिए, वस्तु के क्रय विक्रय के लिए, बिल भरने के लिए आदि में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग आज के समय में रोज कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, प्रेजेंटेशन दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन दर्शाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जानकारी को संभाल कर रखने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जानकारी को संभाल कर रखने के लिए कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ईमेल, इनके उपरांत ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, जीबी लॉकर जो डिजी लॉकर आता है आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट किसका स्थान नहीं ले सकता है? तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है जिसके ज्ञान के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इंटरनेट शिक्षक या अपनी विचार शक्ति और तर्क शक्ति का स्थान नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, NSSO का पूरा नाम बताइए। तो NSSO का पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25, CMIE का पूरा नाम बताइए। तो CMIE का पूरा नाम है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 26, CD का पूरा नाम बताइए। तो आपका आंसर है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 27,
अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है? आपका आंसर है अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। विद्यार्थी मित्रों, CSO का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 29 वृत्तांश के उपखंडों के क्षेत्रफल का मूल्य कितना होना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 समग्र लक्षी परिबलों में होने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा आलेख उपयोगी है? तो सामयिक श्रेणी का आलेख उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 31 श्रीमती उर्सुला हिक्स के मतानुसार वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। आपका आंसर है विद्यार्थी मित्रों कि श्रीमती उर्सुला हिक्स के मतानुसार विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का जो निराकरण है वह आर्थिक विकास है, जबकि विकसित देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण आर्थिक वृद्धि है। यही खाली इन दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 32 आर्थिक वृद्धि अर्थात क्या? डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ हम इसको देखेंगे। आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 33 आर्थिक विकास अर्थात क्या? विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही सरल परिभाषा है। आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। माइकल टोडेरो के द्वारा यह परिभाषा हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या? तो दोस्तों आपका आंसर है प्रति व्यक्ति आय अर्थात देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 राष्ट्रीय आय अर्थात क्या? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के उत्पादन के साधन तथा प्राकृतिक संपत्ति की प्राप्ति तथा उसकी कार्य क्षमता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 मैक्लब के मतानुसार आर्थिक विकास किसे कहते हैं? इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, फिर भी आप देखिए जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो, देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 37 आर्थिक विकास कैसा परिवर्तन है? आपका आंसर है आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 38 आर्थिक वृद्धि कैसा परिवर्तन है? आपका आंसर है आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 39 जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों आपका आंसर है डेविस मॉरिस ने। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। डेविस मॉरिस आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जीवन की भौतिक गुणवत्ता के कितने घटक हैं? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के 3 घटक हैं। नंबर 1 शिक्षा का अनुपात, नंबर 2 अपेक्षित आयु, नंबर 3 बाल मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 41 PQLI का पूरा नाम बताइए। आपका आंसर है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 42 अपेक्षित आयु किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है बालक जन्म के समय से कितने वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा उसकी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं? जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण किए बिना मृत्यु पाने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ऊंची प्रति व्यक्ति आय क्या सूचित करती है? तो दोस्तों ऊंची प्रति व्यक्ति आय जीवन स्तर में सुधार सूचित करती है। इस तरह से दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था ये 44 नंबर का। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, अपने दोस्तों तक
कृपया करके ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन। साइमन क्रूजनेट के अनुसार आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज़वस्तुओं की आपूर्ति करने की देश की शक्ति में दीर्घकाल के लिए हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व के देशों का आज मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर है विश्व के देशों का आज मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 47, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का मूल्य कितना है? तो आपको अच्छी तरह से पता है 0 से 100। क्वेश्चन नंबर 48, मानव विकास अंक का मूल्य कितना है? आपको इसका भी आंसर आता है 0 से 1। अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है और मानव विकास अंक है, दोनों के आंसर 0 से 100 और 0 से 1 इसमें है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होने की समस्या देखने को मिलती है। आप अपना दिमाग स्थिर रखकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसका आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय $5,497 है। क्वेश्चन नंबर 50, 2014 में भारत का मानव विकास मूल्य कितना था? तो दोस्तों आपका आंसर है भारत का मानव विकास मूल्य जो है वह 0.609 था। क्वेश्चन नंबर 51, 2014 में नॉर्वे का मानव विकास मूल्य कितना था? तो नॉर्वे का था 0.944। क्वेश्चन नंबर 52, 2014 के आधार पर भारत की अपेक्षित औसत आयु कितनी थी? तो दोस्तों आपका आंसर है 68 वर्ष, मतलब 68 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53, 2014 में मानव विकास अंक की दृष्टि से अंतिम क्रम पर कौन सा देश था? आपका आंसर है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 54, परिमाणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? आपका आंसर है अर्थतंत्र के विविध क्षेत्रों के कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, गुणात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है अर्थतंत्र में आर्थिक वृद्धि के साथ साथ नए संशोधन हो, नई पद्धति का उपयोग हो, श्रम की कार्यक्षमता बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों का अर्थतंत्र में हिस्सा बदले तो उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, प्रौढ़ साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो दोस्तों 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में शिक्षण के प्रमाण को प्रौढ़ साक्षरता दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, जीवन स्तर को किससे माप सकते हैं? जीवन स्तर को किससे मापा जा सकता है? तो देखिए आपका आंसर है नागरिकों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, जिसमें पानी है, बिजली है, ड्रेनेज है, मकान है, परिवहन है और संचार आरोग्य सुविधाएं, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, द्रव, कैलोरी, प्रोटीन और चर्बी से मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, जिराल्ड मेयर के मतानुसार विकास किसे कहते हैं? जिराल्ड मेयर के मतानुसार विकास किसे कहते हैं? दोस्तों आपका आंसर है विकास अर्थात वृद्धि के साथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 59, 2014 में भारत का राष्ट्रीय आय कितना प्रतिशत था? आपका आंसर है 7.3%। क्वेश्चन नंबर 60, मानव विकास अंक के कितने घटक हैं? आपका आंसर है मानव विकास अंक के 3 घटक हैं। नंबर 1 अपेक्षित आयु, नंबर 2 साक्षरता, नंबर 3 ऊंचा जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 61, आर्थिक प्रगति अर्थात क्या? आपका आंसर है प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि में आर्थिक प्रगति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जीवन की भौतिक गुणवत्ता किसे कहते हैं? आपका आंसर है उपभोक्ता का स्तर, जीवन स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं। जो उपभोग होता है, जो उपभोग किया जाता है, उसके स्तर को जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63, स्कूल के अध्ययन के अपेक्षित वर्ष किसे कहते हैं? जो बालक स्कूल के अंदर पढ़ाई करता है उसकी जो अपेक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, स्कूल के अध्ययन के अपेक्षित वर्ष किसे कहते हैं? तो देश में विद्यालय में विद्यार्थी के लिए निश्चित किए गए अपेक्षित वर्ष यानी इतने वर्ष तक विद्यार्थी स्कूल में पढ़े, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, स्कूल के अध्ययन के वास्तविक वर्ष किसे कहते हैं? कि विद्यार्थी कितने साल तक स्कूल के अंदर रुक कर पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो देश के स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा औसत रूप से व्यतीत किए गए वर्षों का अनुपात मतलब प्रमाण को अध्ययन के वास्तविक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, समक्रय शक्ति किसे कहते हैं? आपका आंसर है घरेलू वस्तुओं का बाजार में एक समान वस्तुओं के लिए दो चलनों के मूल्य के संदर्भ में क्रय शक्ति की समानता को समक्रय शक्ति कहा जाता है। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न पूरे नाम लिखने हैं, ऐसे आए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। नंबर यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन आया, HDI का पूरा नाम लिखिए। HDI का पूरा नाम लिखिए। आपको अच्छी तरह से आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 67, GDI का पूरा नाम लिखिए, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 68, TAI का पूरा नाम लिखिए, तो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 69, HPI का पूरा नाम लिखिए, तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 70, HCI का पूरा नाम लिखिए, तो ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ हम शॉर्ट नेम दिए आप ताकि उसे ध्यान से देखें, समझें और बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। इनमें से बहुत सारे जो भी हम प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं पूछे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगला क्वेश्चन 71 नंबर का, वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या? वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। पूरे इस परिभाषा में, पूरे इस आंसर में सिर्फ अन्य शब्द एक अलग है और बाकी सेम है। आप इसे सरलतापूर्वक अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का, मार्शल के मतानुसार मुद्रा किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं आपका आंसर है किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना किसी संशय या जांच पड़ताल के जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हो सके उसे मुद्रा कहा जाता है। कैसे रुपए लेकर हम दुकान पर जाते हैं और दुकानदार को हम रुपए देते हैं, वह रुपए देखता भी नहीं और अपने गले में रख लेता है और हमें क्या करता है, वस्तु देता है। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी जांच पड़ताल के विनिमय हो उसे मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, रॉबर्टसन के मतानुसार मुद्रा किसे कहते हैं? वस्तु और सेवाओं के बदले में सर्वस्वीकृत है उसे मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मुद्रा के प्रकार बताइए। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है मुद्रा के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 वस्तु मुद्रा, नंबर 2 पशु मुद्रा, नंबर 3 धातु मुद्रा, नंबर 4 कागजी मुद्रा, नंबर 5 प्लास्टिक मुद्रा, नंबर 6 बैंक मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 75, मुद्रास्फीति का अर्थ बताइए। समान रूप से भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर A.C. पिगू के मतानुसार मुद्रास्फीति की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर है वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति होती है। क्वेश्चन नंबर 77, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो देखिए खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भारत में विशेष रूप से किस पशु को धन के रूप में देखा गया? तो सबको पता है गाय, गाय माता, ठीक है, तो इन्हें धन के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा मूल्य तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाता है? तो आपको पता है मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 81, मुद्रा का नया स्वरूप कौन सा है? तो मुद्रा का नया स्वरूप आपको अच्छी तरह से, आज आधुनिक समय में ज़्यादा से ज़्यादा यही सारी चीज़ें चल रही हैं। क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग मुद्रा का नया स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 82, नियंत्रित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? सरकार द्वारा कानून सब्सिडी भाव स्तर को दबा कर रखी हो, भाव ना बढ़ने दे, उसके बावजूद भी अगर मुद्रास्फीति सर्जित हो तो उसे क्या कहते हैं? नियंत्रित मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, मुद्रास्फीति कब सर्जित होती है? तो दोस्तों बहुत सारी मुद्रा कम वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ें तब मुद्रास्फीति सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 84, मुद्रास्फीति के मुख्य कारण कितने हैं? तो दोस्तों मुद्रास्फीति के 2 कारण हैं। नंबर 1 मांग में वृद्धि और नंबर 2 खर्च में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 85, मुद्रास्फीति यह कैसी समस्या है? आपका आंसर है मुद्रास्फीति यह आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 86, अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ बताइए। तो दोस्तों अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 87, संस्कृत भाषा में बैंक का अर्थ बताइए। तो संस्कृत भाषा में बैंक का मतलब होता है भांड। क्वेश्चन नंबर 88, अंग्रेजी में बैंक शब्द किन 2 देशों पर से लिया गया? तो दोस्तों आपका आंसर है फ्रांस और इटली पर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व की सर्वप्रथम बैंक की स्थापना कब, कहाँ और किस नाम से हुई? तो विश्व की सर्वप्रथम बैंक की स्थापना 1401 में स्पेन में बैंक ऑफ बार्सिलोना के नाम से हुई। क्वेश्चन नंबर 90, बैंक का अर्थ बताइए। दोस्तों बहुत ही सरल है, बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्था अर्थात बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सामान्य रूप से बैंक के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों बैंक के 2 प्रकार हैं। एक व्यापारी बैंक जिसे वाणिज्य बैंक के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा मध्यस्थ बैंक। क्वेश्चन नंबर 92, व्यापारिक बैंक अर्थात क्या? तो दोस्तों थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और लिखिए, याद करिए। व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे। व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे। इसके आगे भी हम इसे पढ़ सकते हैं। आगे आपको पता है जो जमा रकम स्वीकार करे, ब्याज दे, चेक ड्राफ्ट के द्वारा क्या करे, उसे पैसे के वापस कर सके। तो हम एक बार पूरा पढ़ते हैं। व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे, अर्थात देश के निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार करे और ग्राहक को ज़रूरत पड़ने पर उसे चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि द्वारा निकाल कर वापस दे। क्वेश्चन नंबर 93, व्यापारिक बैंक कैसी इकाई है? तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है, व्यापारी बैंक व्यवसायिक इकाई है, व्यवसाय करने के लिए इसे खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 94, व्यापारी बैंक किस लिए काम करती हैं? तो दोस्तों व्यापारी बैंक जो है वह मुनाफा के लिए कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जमा रकम मुख्य रूप से कितने प्रकार से स्वीकार की जाती है? तो आपको अच्छी तरह से पता है, आप लोग बैंक में आते जाते हो, आपके घर में भी बहुत सारे लोगों का खाता भी बैंक में है। तो दोस्तों जमा रकम मुख्य 3 प्रकार से स्वीकार किया जाता है, ठीक। नंबर 1 चालू खाता, नंबर 2 बचत खाता, नंबर 3 सावधि जमा खाता। क्वेश्चन नंबर 96, चालू खाता किसके नाम पर खोला जाता है? तो दोस्तों चालू खाता व्यवसाय इकाई या व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, अल्पकालीन समय का ऋण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है 1 वर्ष तक के लिए जो ऋण लिया जाए उसे अल्पकालीन समय का ऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, मध्यकालीन समय का ऋण किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक जो ऋण लिया जाता है उसे मध्यकालीन ऋण कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, दीर्घकालीन समय का ऋण किसे कहते हैं? तो दीर्घकालीन समय का ऋण जो है 15 वर्ष तक के ऋण का समावेश होता है, 15 वर्ष की समय अवधि होती है। इस तरह से दोस्तों इस वीडियो का ये 100वां क्वेश्चन लास्ट है और यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर का, एटीएम का पूरा नाम बताइए। तो आपका आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो पूरा होता है। आप अच्छी तरह से इसे देखें, सुनें, समझें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, या अर्थशास्त्र से संबंधित जिनको जानकारी चाहिए, मैं इस तरह से अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी आप तक लेकर आता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप अपने बैंक, एसआई या अन्य कोई भी तैयारी करने के लिए हमारे वीडियो को देख सकते हैं, लिंक में कमेंट में बता सकते हैं।